everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So again, today in this video, we are going to continue our first chapter of class 12 history book, Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. So this video is the last part of this chapter and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड विद दिस फाइनली हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. So the name of the last topic of this chapter is Problems of Piecing Together the Past. So बिना टाइम वेस्ट किए हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. So अभी तक हमने इस पूरे ही चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी जाना, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ये एंशियंट सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, सो पूरे ही चैप्टर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी जाना, सो उसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट नहीं है. दैट मीन्स कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, दैट मीन्स कि जो रिटन मटेरियल है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो रिटन सोर्सेस है, सो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी पता चलता है वो हमें रिटन सोर्सेस से नहीं पता चलता है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए वो अभी तक अनडिसाइफर है. सो हमें अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी पता चलता है वो रिटन मटेरियल या फिर रिटन सोर्सेस से पता नहीं चलता है, बल्कि हमें अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हमें अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो हमें मैटेरियल एविडेंस से मिलता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से मिलता है. सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही हमने डिस्कस किया था कि हम लोग इस चैप्टर में जो कुछ भी जानने वाले हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों के बारे में, हड़प्पन पीपल के बारे में, हड़प्पन लाइफ के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से ही मिलता है, यानी कि ऐसे सोर्सेस, ऐसे एविडेंस जिस चीज़ को आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान फाइंड आउट किया है, यानी कि जितने भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह है, सो उन सारे आर्टिफैक्ट्स से ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी पता चलता है उसका जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो मैटेरियल एविडेंस है, ना कि हड़प्पन स्क्रिप्ट. सो मैटेरियल एविडेंस में क्या कुछ इंक्लूडेड होता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या कुछ इंक्लूडेड होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोट्री, यानी कि हड़प्पन पीपल जिन भी पोट्री का इस्तेमाल करते थे सामानों को रखने के लिए, सो उन पोट्री से हमें बहुत कुछ पता लगता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में, जैसे कि वो लोग किस मटेरियल का इस्तेमाल करते थे, किस चीज़ के लिए वो लोग पोट्री का यूज़ करते थे. इसके अलावा टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स. सो पूरे ही चैप्टर में हमने बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या फिर मैटेरियल एविडेंस के बारे में डिस्कस किया है. सो आई डोंट थिंक कि लास्ट टॉपिक में भी हमें और ज़्यादा डिटेल वे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे ही चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं हर एक टॉपिक में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमें मैटेरियल एविडेंस से ही मिलता है, चाहे हम बीट्स की बात करें, ब्रिक्स की बात करें एंड बाकी जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है. सो हम लोग इतना भी डिटेल वे में इसको डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि पूरे ही चैप्टर में हमने कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है. सो जो मैटेरियल एविडेंस है वो इंक्लूड करता है पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड और भी बहुत सारी चीज़. सो हड़प्पन पीपल अपने टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी तो यूज़ करते होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, लीदर, वुड एंड रीड्स. सो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ये टाइम के साथ डिकम्पोज हो गए, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गए. एंड जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ट्रॉपिकल रीजन में है, सो ट्रॉपिकल रीजन में ये सारे ही जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे ये टाइम के साथ डिकम्पोज हो गए, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गए. सो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलते हैं. जो चीज़ आज के टाइम पीरियड में सर्वाइव करता है वो बेसिकली ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जो कि स्टोन से बनाए गए थे, बर्न क्ले से बनाए गए थे या फिर मेटल से बनाए गए थे. सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कि इन सारे मटेरियल से बनाए गए थे. सो विद दिस इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमें क्या बता रखा है कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसका जो मेन सोर्स है वो है मैटेरियल एविडेंस, दैट मीन्स द आर्कियोलॉजिकल सोर्स. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 11.1. सो इस टॉपिक का नाम है क्लासिफाइंग फाइंड्स, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन के दौरान जो कुछ भी आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करते हैं, सो रिकवर करने के बाद वो ऐसे ही उसको छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं. साथ ही साथ हर एक जो आर्टिफैक्ट्स होता है उसको क्लासिफाई भी करते हैं. क्लासिफाई का मतलब होता है ग्रुप्स में डिवाइड करना. सो आर्कियोलॉजिस्ट को जो कुछ भी आर्टिफैक्ट्स मिलता है एक्सकेवेशन के दौरान, सो उन सारे ही आर्टिफैक्ट्स को, उन सारे ही फाइंड्स को वो क्लासिफाई भी करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में. सो टॉपिक के स्टार्टिंग में हमें यही बता रखा है दैट रिकवरिंग द आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करना यानी कि आर्टिफैक्ट्स को खोजना, ये तो बस आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज की एक शुरुआत थी. आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट उन सारे ही फाइंड्स को क्लासिफाई
क्लासिफाई भी करते हैं, यानी कि उन सारे आर्टिफैक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड भी करते हैं। ना नेक्स्ट हमें प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बता रखा है, यानी कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट किस प्रिंसिपल के थ्रू यानी कि किस बेसिस से क्लासिफिकेशन करते हैं। इन सारे आर्टिफैक्ट्स को आखिर किस बेसिस से, किस प्रिंसिपल से वो लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। सो उन्हीं सारे प्रिंसिपल या फिर मेथड के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। सो अगर हम पहले प्रिंसिपल की बात करें, सो जो पहला प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है क्लासिफिकेशन करने का। सो पहले प्रिंसिपल में आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हर एक आर्टिफैक्ट जिस भी मटेरियल से बनाया गया है सो उस मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उस बेसिस पे ही वो क्लासिफाई करते हैं। सो जो पहला प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिसमें मटेरियल के टर्म में आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान कोई भी आर्टिफैक्ट्स मिलता है, देन वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से देखता है कि आखिर ये जो आर्टिफैक्ट है ये किस मटेरियल से बनाया गया है। क्या ये आर्टिफैक्ट स्टोन से बनाया गया है, क्ले से बनाया गया है, मेटल से बनाया गया है, बोन से बनाया गया है, या फिर आइवोरी से बनाया गया है। आइवोरी का मतलब होता है हाथी के दांत। सो हड़प्पन पीपल आइवोरी का भी इस्तेमाल करते थे, आइवोरी को भी एक मटेरियल की तरह यूज करते थे कुछ सामानों के प्रोडक्शन के लिए। सो आर्कियोलॉजिस्ट सबसे पहले यही देखते हैं कि आखिर ये जो आर्टिफैक्ट है ये किस मटेरियल से बनाया गया है, एंड फिर मटेरियल के बेसिस से उसको क्लासिफाई करते हैं। यानी कि जितने भी आर्टिफैक्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, सो अगर वो सारे ही आर्टिफैक्ट स्टोन के बने हुए हैं, देन सारे आर्टिफैक्ट्स को वो एक ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। देन अगेन जो भी आर्टिफैक्ट्स उन्हें क्ले से बना हुआ मिलता है, देन उसको एक दूसरे ग्रुप में प्लेस करते हैं। सो इस तरीके से जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वे लोग आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। सो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका था। एंड अगर हम दूसरे प्रिंसिपल या फिर दूसरे मेथड की बात करें, सो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो दूसरे प्रिंसिपल में आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली फंक्शन के टर्म में आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट्स का क्या फंक्शन है, उसका क्या यूज़ है, हड़प्पन पीपल ने आखिर उस आर्टिफैक्ट को किस चीज़ के लिए बनाया होगा, किस यूज़ के लिए बनाया होगा। सो उसके फंक्शन के टर्म में भी आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान कोई भी आर्टिफैक्ट मिलता है, देन आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को डिसाइड करते हैं, इस बात को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आर्टिफैक्ट है, क्या ये आर्टिफैक्ट एक टूल है या फिर एक ऑर्नामेंट है, या फिर एक टूल एंड ऑर्नामेंट दोनों ही है, या फिर ये जो आर्टिफैक्ट है ये एक ऐसे काम के लिए बनाया गया होगा जिसका कोई रिचुअल यूज होता है, यानी कि जिसका कोई धार्मिक यूज था। सो इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। सो आर्कियोलॉजिस्ट सेकंड प्रिंसिपल या फिर सेकंड मेथड में बेसिकली फंक्शन के टर्म में आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं कि आखिर ये जो आर्टिफैक्ट था ये किस पर्पस के लिए बनाया गया होगा, इस आर्टिफैक्ट का फंक्शन क्या है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, देन उसको एक ग्रुप में प्लेस करते हैं। सिमिलरली जब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ दूसरे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिसका दूसरा कोई फंक्शन होता है, देन उन सारे आर्टिफैक्ट्स को वो अनदर ग्रुप में प्लेस करते हैं। सो यही दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई किया करते हैं। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट द आइडेंटिफाइंग द फंक्शन। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो पहला मेथड है जिसमें बेसिकली मटेरियल के टर्म में आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है। सो जो पहला मेथड या फिर जो पहला प्रिंसिपल है वो तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप किसी भी आर्टिफैक्ट के मटेरियल को तो बहुत ही अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि आखिर ये जो आर्टिफैक्ट है ये किस मटेरियल से बनाया गया है। बट जो दूसरा मेथड या फिर जो दूसरा प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन करने का, दैट इज इन टर्म ऑफ फंक्शन। सो ये जो प्रिंसिपल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, क्योंकि किसी भी आर्टिफैक्ट के एग्जैक्ट फंक्शन को फाइंड आउट करना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। सो नाउ अब हमें ये बता रखा है कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी आर्टिफैक्ट के फंक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो जो पहला मेथड, जो पहला तरीका जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं किसी भी आर्टिफैक्ट के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी आर्टिफैक्ट के फंक्शन को समझने के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए पुराने आर्टिफैक्ट्स को आज के टाइम पीरियड के चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं, लिंक करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारे बीड्स मिले, बहुत सारे क्वेंस मिले, स्टोन ब्लेड्स मिले एंड पॉट्स मिले। सो इन सारे आर्टिफैक्ट्स को वो आज के टाइम पीरियड के साथ लिंक करते हैं, आज के टाइम पीरियड के चीजों के साथ कंपेयर करते हैं। सो अगर पहले मेथड को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊं,
सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत सारे बीड्स मिले यानी कि मोतियां मिली। सो आज के टाइम पीरियड में बीड्स का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ज्वेलरी बनाने के लिए। सो इसी बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि हो सकता है पहले के टाइम पीरियड में भी बीड्स का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए ही किया गया होगा। दूसरा है क्वेंस, जिसका मतलब होता है स्टोन मिल जिससे ग्राइंडिंग किया जाता है। सो आज के टाइम पीरियड में क्वेन का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ग्राइंडिंग करने के लिए। सो इस बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा, ये सोचा कि हो सकता है कि पहले के टाइम पीरियड में भी ग्राइंडिंग पर्पस के लिए ही क्वेंस का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा स्टोन ब्लेड्स एंड पॉट्स। सो आज के टाइम पीरियड में इन सारी चीज़ों का जो भी यूज़ होता है, सो उन्हीं सारी यूजेस को देखकर वो पहले के टाइम पीरियड के चीज़ों के फंक्शन के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप कि आपको पहला मेथड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, दूसरे तरीके की बात करें जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं किसी भी आर्टिफैक्ट के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी आर्टिफैक्ट के फंक्शन को जानने के लिए, वो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि एक्सकेवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान उन्हें जो आर्टिफैक्ट है वो किस जगह पे मिला है या फिर किस कंडीशन में मिला है। सो उस चीज़ को आर्कियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमें एक्सकेवेशन के दौरान जो भी आर्टिफैक्ट मिला है, क्या वो आर्टिफैक्ट हमें किसी हाउस में मिला है, किसी ड्रेन में मिला है, किसी ग्रेव में मिला है या फिर किसी कीन में मिला है। दैट मीन्स कि अगर आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी आर्टिफैक्ट हाउस में मिला होगा, दैट मीन्स कि उस आर्टिफैक्ट का जो फंक्शन है, उस आर्टिफैक्ट का जो यूज़ है वो मे बी घर के पर्पज़ के लिए ही किया जाता होगा। सिमिलरली अगर कोई भी आर्टिफैक्ट आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान ड्रेन में मिला है, दैट मीन्स कि उस आर्टिफैक्ट का जो फंक्शन था वो मे बी ड्रेन का कुछ काम करने के लिए होगा। सिमिलरली अगर कोई भी आर्टिफैक्ट आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रेव में मिला है यानी कि कब्र में मिला है, देन उसकी बेसिस पे भी वो उस आर्टिफैक्ट के फंक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड कीन, इसका मतलब होता है भट्टी। सो अगर आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी आर्टिफैक्ट ईंटों की भट्टी में मिला है, देन उस बेसिस पे वो उस आर्टिफैक्ट के फंक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो दूसरे मेथड में आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली किसी भी आर्टिफैक्ट के कंटेक्स्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी कि वो आर्टिफैक्ट उन्हें किस जगह पे मिला है एंड किस कंडीशन में मिला है। सो ये दूसरा मेथड था। नाउ अगर हम तीसरे मेथड की बात करें जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं किसी भी आर्टिफैक्ट के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली कभी कभार कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस की भी हेल्प लेते हैं टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा के कई सारे साइट में कॉटन के भी ट्रेसेस मिले हैं, यानी कि कॉटन के भी एविडेंस मिले हैं। सो अगर आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्लोथिंग के बारे में जानना है कि आखिर हड़प्पन पीपल किस टाइप के क्लोथ पहनते थे या फिर उनका जो क्लोथ्स होता था, जो कपड़ा होता था, वो किस मटेरियल से बनाया जाता था। सो इस चीज़ को फाइंड आउट करना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्लोथ जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है एंड एज वी हैव डिस्कस कि ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी था वो सब कुछ टाइम के साथ डिकम्पोज हो गया। सो अगर आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन पीपल के क्लोथिंग के बारे में जानना है, देन वो कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उस टाइम पीरियड के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी स्कल्पचर्स मिले हैं, यानी कि जितनी भी मूर्तियां मिली है, सो मूर्ति में जो हड़प्पन पीपल का डिपिक्शन किया गया है, हड़प्पन पीपल का जो चित्र बनाया गया है, एंड उस डिपिक्शन में वो लोग जिस टाइप के क्लोथ पहनते हैं, सो उसी चीज़ को देखकर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हड़प्पन पीपल के क्लोथिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो तीसरा मेथड बेसिकली यही है कि आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी आर्टिफैक्ट के फंक्शन को अच्छी तरीके से जानने के लिए वो कभी कभार कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 11.1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये जाना कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, यानी कि किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नाउ हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 11.2 प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो अभी तक हमने इस पूरे ही चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन को हर एक पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। चाहे हम सोशल पर्सपेक्टिव की बात करें, यानी कि हड़प्पन सोसाइटी की बात करें, या फिर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पॉलिटिक्स की बात करें, राजाओं की बात करें, या फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इकोनॉमी था, जो ट्रेड वगैरह होता था, वो किस तरीके से होता था। सो अभी तक हमने इस पूरे ही चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन को हर एक पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। सोशल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव।
बट इतना कुछ जानने के बाद भी और एक पर्सपेक्टिव है, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से हड़प्पन सिविलाइजेशन को नहीं समझते हैं देन हमारा ये जो नॉलेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये अधूरा रह जाएगा, एंड वो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव। सो हम किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में जब पढ़ते हैं देन उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी ज़रूर जानते हैं कि उस सिविलाइजेशन में रिलीजन को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता था। सो इस टॉपिक में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजन के बारे में ही जानने वाले हैं। सो टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो इस टॉपिक में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस प्रैक्टिस को जानने के साथ साथ उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानेंगे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट फेस करते हैं इंटरप्रिटेशन के दौरान, यानी कि जब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजन को समझने की कोशिश करते हैं देन उस दौरान उन्हें जो जो प्रॉब्लम फेस करने पड़े, सो उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जानने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि शुरुआत के टाइम पीरियड के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, सो उन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सकवेशन के दौरान ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते थे जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल एंड अनफैमिलियर थे। अनयूजुअल यानी कि जिसके यूज़ के बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था, एंड अनफैमिलियर यानी कि जो सारे ऑब्जेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा अनजान है, जिन सारे ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने कभी भी नहीं देखा है आज से पहले। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली वो लोग रिलीजियस कैटेगरी में प्लेस कर देते थे। उनके अकॉर्डिंग, आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ये सारे जो अनयूजुअल एंड जो अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट्स है इनका हो ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, यानी कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। सो नाउ अब हमें इस टॉपिक में ऐसे कुछ अनफैमिलियर एंड अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रखा है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेशन के दौरान मिला, जिसका में भी कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, यानी कि जिसका में भी कोई ना कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। सो अगर हम पहले ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेशन के दौरान मिला था, वो है टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वुमेन, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक वुमेन का टेराकोटा के क्ले से बना, टेराकोटा की मिट्टी से बना एक फिगर मिला है, यानी कि एक मूर्ति मिला है, एक स्टैचू मिला है। सो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये जो स्टैचू है ये आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेशन के दौरान मिला है। सो इस स्टैचू में जिस भी वुमेन को डिपिक्ट किया गया है वो बहुत ही हैवीली ज्वेल्ड है, यानी कि उन्होंने अपने गले में बहुत ही हैवी, बहुत ही भारी ज्वेलरी पहन रखा है, गहने पहन रखा है। साथ ही साथ अगर आप इस वुमेन के हेड ड्रेसेस को देखेंगे, सो हेड ड्रेसेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि हम अपने हेड में पहनते हैं। सो अगर आप इस वुमेन के हेड ड्रेसेस को देखेंगे देन ये भी आपको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। सो ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को आर्कियोलॉजिस्ट ने मदर गॉडेसेस का नाम दिया है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये जो मूर्ति है ये किसी न किसी देवी की मूर्ति है, जिस देवी को हड़प्पन पीपल माना करते थे, जिस देवी की हड़प्पन पीपल पूजा किया करते थे। सो ये जो टेराकोटा फिगर है वुमेन का, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा अनफैमिलियर एंड अनयूजुअल लगा। सो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को उन्होंने रिलीजियस कैटेगरी में प्लेस कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये किसी न किसी देवी की मूर्ति थी ना। नेक्स्ट अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें, सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेशन के दौरान एक रियर स्टोन स्टैचू मिला है, एक मैन का, यानी कि एक पुरुष का स्टोन से बना एक स्टैचू मिला है। एंड वो जो मैन है वो एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज पोस्चर में बैठा हुआ है, यानी कि एक बहुत ही प्रॉपर पोजीशन में, एक बहुत ही प्रॉपर पोजीशन में बैठा हुआ है, जिसमें उन्होंने अपना एक जो हाथ है वो अपनी नी में रखा है, यानी कि घुटना में रखा है। सो अगेन इस चीज को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलीजियस कैटेगरी में प्लेस कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये जो मूर्ति है ये किसी न किसी प्रिस्ट किंग की है, यानी कि एक ऐसे राजा की है जो कि प्रिस्ट है। साथ ही साथ अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेशन के दौरान मिला है, सो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिन सारे स्ट्रक्चर्स का भी कोई ना कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस था, यानी कि कोई ना कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो में एक्सकवेशन के दौरान ग्रेट बाथ मिला है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये जो ग्रेट बाथ है ये किसी स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए ही बनाया गया होगा, यानी कि धार्मिक स्नान के लिए ही बनाया गया होगा। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रेट बाथ मोहनजोदारो के सिटीडन में मिलता है, जहाँ पे बेसिकली हमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसका कोई ना कोई स्पेशल पब्लिक पर्पस होता है। सो ग्रेट बाथ को आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलीजन के साथ कनेक्ट कर दिया था। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट को कलिबंगन एंड लोथल में एक्सकेवेशन के दौरान
फायर अल्तार्स के भी एविडेंस मिले हैं। सो फायर अल्तार्स का पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो फायर अल्तार्स में बेसिकली यज्ञ वगैरह करवाया जाता है। सो अगेन ये जो चीज़ है वो हमें रिलीजन को दर्शाता है। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलीजन के साथ कनेक्ट किया है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, स्ट्रक्चर मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जिन सारे स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट रिलीजन के साथ कनेक्ट करते हैं। हो सकता है कि इन सारे ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर का कोई ना कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस था ना। नेक्स्ट हमें सील्स के बारे में बता रखा है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान कई सारे ऐसे सील्स मिलते हैं, कई सारे ऐसे मुहर मिलते हैं जिसका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, जिसका कोई ना कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस था। सो जब आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस बिलीफ एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं, देन इसके लिए कभी कभार वो सील्स को भी एग्जामिन करते हैं, यानी कि सील्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान कुछ ऐसे भी सील्स मिलते हैं जिन सारे सील्स में रिचुअल सीन्स को डिपिक्ट किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे सील्स मिलते हैं जिन सारे सील्स में उन्हें प्लांट के मोटिव्स मिले हैं, यानी कि प्लांट्स के डिजाइन्स मिले हैं। सो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात को फाइंड आउट किया कि हो सकता है कि जो हड़प्पन पीपल थे वो नेचर को वर्शिप किया करते थे, तभी हमें सील्स में नेचर के डिपिक्शन मिले हैं, प्लांट्स के डिपिक्शन मिले हैं, मोटिव्स मिले हैं। सो इस चीज से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि हो सकता है हड़प्पन पीपल नेचर को वर्शिप किया करते थे। ये जो प्लांट मोटिव्स है जो कि हमें सील्स के ऊपर मिला है, ये कहीं ना कहीं नेचर वर्शिप को ही इंडिकेट करता है। सो ये पहला सील है जिसमें हमें कुछ ना कुछ रिलीजन सीन्स का डिपिक्शन मिलता है। एंड नाउ अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट सील की बात करें, सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान ऐसे कई सारे सील्स मिले हैं जिन सारे सील्स में उन्हें वन हॉर्न एनिमल्स का भी डिपिक्शन मिला है, यानी कि एक सिंग वाले एनिमल्स का भी डिपिक्शन मिला है, जिसको ऑफन हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। सो यूनिकॉर्न ये जो एनिमल है ये एक मिथिकल एंड कंपोजिट क्रिएचर है, यानी कि यूनिकॉर्न एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी क्रिएचर है। ये हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये जो वन हॉर्न एनिमल्स है जिसका डिपिक्शन किया गया है सील्स में, सो ये भी कहीं ना कहीं रिलीजन से ही कनेक्टेड था। एंड नाउ अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट सील की बात करें, सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान कुछ ऐसे भी सील्स मिले हैं, कुछ ऐसे भी मुहर मिले हैं जिन सारे सील में एक ऐसे फिगर को दर्शाया गया है, एक ऐसे फिगर को डिपिक्ट किया गया है जो कि क्रॉस लेग, यानी कि अपने लेग्स को, अपने पैरों को क्रॉस करके एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है। साथ ही साथ उन सारे सील्स में ये जो फिगर है ये बहुत सारे एनिमल्स के साथ डिपिक्ट किया गया है, यानी कि उस फिगर के आसपास में बहुत सारे एनिमल्स का भी डिपिक्शन किया गया है। सो इस चीज को आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रोटो शिवा नाम दिया। शिवा जो कि हिंदुइज्म रिलीजन का वन ऑफ द मेजर डीटीज माना जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता माना जाता है। सो इस चीज को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलीजन के साथ लिंक किया। सो इन सारे इंपॉर्टेंट सील्स के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, जिन सारे ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने लिंगास कहा है। सो लिंगा क्या होता है? भगवान शिव का ही एक सिंबल होता है, शिवलिंग। सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान कई सारे ऐसे कॉनिकल यानी कि कोन के शेप के स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं एंड आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये सारे कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स है, ये मे बी लिंगास हो सकता है, यानी कि शिवलिंग हो सकता है। सो विद दिस हमने सारे इंपॉर्टेंट सील एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान लिया जिसका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, जिसका कोई ना कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, देन वो बेसिकली आज के टाइम पीरियड की चीजों के साथ उसको कंपेयर करके ही जानने की कोशिश करते हैं। जब भी हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट कुछ भी अजम्पशन लगाते हैं, कुछ भी अनुमान लगाते हैं, देन वो आज के टाइम पीरियड की चीजों के साथ लिंक करके या फिर कंपेयर करके ही लगाते हैं। एंड इसका रीजन ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट मूव करते हैं फ्रॉम द नोन टू द अननोन, दैट मीन्स फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। दैट मीन्स कि आर्कियोलॉजिस्ट को प्रेजेंट टाइम पीरियड की चीजों के बारे में पता है। प्रेजेंट टाइम पीरियड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जो कुछ भी है, सो उन सारी चीजों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को नॉलेज है। सो इसीलिए उन सारी चीजों को नॉन ऑब्जेक्ट्स कहा गया है, यानी कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज है। सो हम लोग प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि हमारे पास्ट को, हमारे इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं जो कि अननोन है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। सो जब आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी नोन चीज से अननोन चीज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जानने की कोशिश करते हैं, देन वो बेसिकली चीज़ों को कंपेयर करके ही पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं।
ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये जो तरीका है कि आज के टाइम पीरियड की चीज़ों को पुराने टाइम पीरियड के साथ कंपेयर करना, ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि पुराने टाइम पीरियड में भी उन सारे सामानों का उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। सो ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये मे बी स्टोन क्वेंस एंड पॉट्स के लिए पॉसिबल होगा। इन सारे ऑब्जेक्ट्स में ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट जब बात रिलीजियस सिंबल की आती है, रिलीजियस फिगर की आती है, देन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इस बात को फाइंड आउट करना, इस बात को गेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इस चीज़ को भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। हमें हड़प्पन सील्स में प्रोटो शिवा का डिपिक्शन मिलता है। हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो सबसे अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट का नाम है ऋग्वेदा, जो कि कंपोज किया गया था बिटवीन 1500 टू 1000 BC। इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पहले रिलीजियस टेक्स्ट को कंपोज किया गया था, जिस टेक्स्ट का नाम है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में एक गॉड के बारे में मेंशन किया गया है, जिस गॉड का नाम है रुद्र। एंड जब हम बात के पुरानिक लिटरेचर को देखते हैं, पुरानिक टेक्स्ट को देखते हैं, देन हमें ये पता चलता है कि जो भगवान शिवा है, उन्हीं के लिए रुद्र टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। भगवान शिव का ही नाम रुद्र भी है। ना यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है कि जिस तरीके से भगवान शिवा को सील्स में एंड पुरानिक ट्रेडिशन में दर्शाया गया है, सिमिलरली उसी तरीके से भगवान शिव को ऋग्वेदा में नहीं दर्शाया गया है। ऋग्वेदा में भगवान शिव के लिए रुद्र नाम को यूज किया गया है। एंड ऋग्वेदा में रुद्र भगवान को ना ही पशुपति जैसा और ना ही योगी जैसा डिपिक्ट किया गया है। पशुपति का मतलब होता है पशुओं का पति, दैट मीन्स द लॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स। जैसे कि हड़प्पा में जो हमें प्रोटो शिवा का सील मिला है, उस सील में भगवान शिव के साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स का भी डिपिक्शन किया गया है। दैट मीन्स कि भगवान शिव को पशुपति की तरह इंडिकेट किया गया है। सिमिलरली पुरानिक ट्रेडिशन में भी हमें यही चीज देखने को मिलता है। बट ऋग्वेदा में जो हमें रुद्र भगवान के बारे में बताया गया है, उसमें रुद्र भगवान को ना ही पशुपति जैसा डिपिक्ट किया गया है और ना ही एक योगी जैसा डिपिक्ट किया गया है। दैट मीन्स कि जिस तरीके से पुरानिक ट्रेडिशन में एंड हड़प्पन सील में शिव को डिपिक्ट किया गया है, शिव को दर्शाया गया है, सिमिलरली उस तरीके से ऋग्वेदा में रुद्र को नहीं दर्शाया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें एक डिसिमिलैरिटी देखने को मिला है। ये जो डिपिक्शन है, ये मैच नहीं कर रहा है विद द डिपिक्शन जो कि हमें ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। इसीलिए जब हम लोग रिलीजन के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जितने भी रिलीजियस सिंबल को जानने की कोशिश करते हैं, देन आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देन आर्कियोलॉजिस्ट को इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे कि हमने इस चीज़ को इसी एग्जाम्पल से समझ लिया कि रुद्र भगवान को एंड शिव भगवान को एक ही फिगर माना गया है, बट एक फिगर होने के बावजूद भी अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को दर्शाया गया है। इससे हमें डिसिमिलैरिटी का पता चलता है। विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, टॉपिक नंबर 11.2। साथ ही साथ हमने 11 टॉपिक को पूरी तरीके से ही कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी आपको अपने चैप्टर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाले हैं। इस चैप्टर का आपको मेरे चैनल पर 1 शॉट वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, हर एक चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी मेरे चैनल में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देन ये आपके लिए ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ अगर आपको दूसरा चैप्टर भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, इसी तरीके से नोट्स के थ्रू, देन दूसरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेकंड चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके सेकंड चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं। विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड प्लीज कमेंट में डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। पूरे ही चैप्टर को मैंने बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। इसी वजह से ये चैप्टर कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा पार्ट्स बन गया। बट इस चैप्टर में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया गया था, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि आपके फ्यूचर के लिए भी। जब भी आप फ्यूचर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी स्टडी करोगे, देन ये सारी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। विद दिस फाइनली आज का ये वीडियो एंड करते हैं। नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।